और क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? कैसे घूम टहल रहे हो? जिंदगी मौज में चल रही है? कोई दिक्कत है बताओ? लाइफ में कोई दिक्कत होगी ही नहीं। सब इधर उधर घूम टहल रहे होगे, पढ़ाई कर रहे होगे, मस्ती कर रहे होगे, खाना खा रहे होगे। बताओ, कोई दिक्कत है क्या आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसी तरह हमेशा जीवन में हंसते हुए नजर आना, ठीक है? मुझे तुम कहीं भी दिखना तो हमेशा हंसते हुए दिखना। कैसे हंसते हुए? जैसे अभी हंस रहे हो ना, बिल्कुल बिल्कुल चिंपैंजी की तरह, बस ऐसे ही हंसते रहना, ठीक है? चलो, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव जनन। अबे यार, कितने दिन रोज मानव जनन पढ़ते हैं। मानव जनन पढ़ते हैं आज, ठीक है? मानव जनन, पुरानी क्लास को रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। मानव जनन, मानव जनन तो हमारा चैप्टर है। मानव जनन पुरानी क्लास को यदि मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं तो सर, हमने वो एक चित्र वाली संरचना पढ़ी थी। ऐसा कोई चित्र था और उसके अंदर ऊसाइड था, फिर प्राथमिक ये वो फिर ग्राफियन फॉलिकल बनता है, फिर ये सारी चीजें निकलती हैं। किसकी संरचना थी वो? बताओ, किसकी संरचना थी? ऐसी वाली संरचना जो बताया था। बताओ, बता दो। सच में तुम लोगों को प्यार कर लूं मैं, सीने से लगा लूं। बता दो तो बताओ जल्दी से, नीचे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करके बताओ। जल्दी से बताओ यार, जल्दी से बताओ। ये मेरे पता है, मेरे यहाँ पे यार गले में कुछ दर्द कर रहा है। क्या हो गया? नहीं, ये नहीं है। बोलने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट जैसे हो रहा है, ठीक है? चलो ठीक है, हम लोग इसकी संरचना देख लिए थे, ठीक है? हमने क्या देखा था? मादा जनन तंत्र के हम लोग बिल्कुल अंतिम तक पहुंच गए थे, जहां तक हम लोग मादा जनन तंत्र अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे, ठीक है? मादा जनन तंत्र हमको अच्छे से समझ में आ गया था, क्लियर था? अब हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं? मादा जनन तंत्र में सबसे जो बाहरी पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाटाइला, ठीक है? उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। उसके पहले हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन नहीं मतलब जो चीजें हम मादा जनन तंत्र में नहीं पढ़े हैं उसको यहां पर हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है? चलिए, सबसे पहले एक सुंदर सा इमेज बनाते हैं। ये उभरा हुआ भाग होता है सर, इस उभरे हुए भाग को बोलते हैं फंडस। अभी इस इमेज में जो बताएंगे वो सारी चीजें आपको अब यहां पर और क्लियर होंगी, ठीक है? मैं यार इसमें से देख लूं थोड़ा सा। क्योंकि जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो चित्र होते हैं, मैं देख करके बहुत अच्छा बना देता हूं। क्या देख करके अच्छा बना देता हूं? ये देखो, बस ठीक है सर। यही है अपन, अपन का बोले मतलब कि मादा जनन तंत्र, ठीक है? अपन मतलब गलती से बोल दिया, ठीक है? ये है मादा जनन तंत्र, ठीक है? क्या है सर? यही है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यदि पूछ लिया जाए कि इसमें बताओ प्राथमिक जनन अंग कौन है, ठीक है? यदि तुमसे इसी में पूछ लिया जाए कि बताइए प्राथमिक जनन अंग कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? बताइए मुझे। मुझे जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आपका जवाब क्या होगा यदि प्राथमिक जनन अंग, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछ लिया जाए। मैंने आपको बताया था कि ओवरी, ये होती है ओवरी। प्राथमिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है सर ओवरी। क्या होता है? ओवरी, जिससे अंडाणु का निर्माण होता है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ से क्या होता है सर, यहाँ पे एक मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल होती। क्या होती है? मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ से किसका निर्माण होता है? अंड का निर्माण होता है। अंड बोले तो ओवम का निर्माण होता है, ओवम निकलता है, ठीक है सर? इसी अंडाणु से ओवम बाहर निकलता है, ठीक है? ये किससे जुड़ा होता है? ये क्या होता है सर? तो ये होता है लिगामेंट ऑफ ओवरी, ठीक है? ये लिगामेंट होता है यहाँ पे, हमको पता है,
ठीक है, क्या पता है यहाँ पे इस भाग को क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, सर्विक्स बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। ये जो नाल रास्ता होता है इसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। इसको बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस के 3 भाग होते हैं। ठीक है, यूट्रस की 3 दीवार होती हैं, यानी कि 3 दीवार। ठीक है, यूट्रस की पहली दीवार को पेरीमेट्रियम, ठीक है, मायोमेट्रियम, जैसे ये यूट्रस है ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे पेरीमेट्रियम। ये बीच वाले स्ट्रक्चर को सर मायोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम। और सर ये जो अंदर वाली सतह है इसको बोलेंगे एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। सर ये क्या है, ये है ओवरी, जिसको बोलते हैं अंडाशय। ठीक है सर, ये जो ओवम निकलता है, ये ओवम जो यहाँ पे निकला हुआ दिखाता हूँ, ये ओवम होता है इस जगह पर। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल से इस जगह पर निकलता है। ये सर क्या है, ये ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे। तो ये क्या है सर, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इस ओवरी को ऐसे पकड़ा हुआ रहता है, तो सर ये होता है झालर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं झालर, और बोलते हैं फिम्बरी। ठीक है, फिम्बरी बोलते हैं, फिम्बरी। क्या बोलते हैं सर, फिम्बरी। एक बार मेरे साथ बोलिए, फिम्बरी। फिम्बरी किससे जुड़ा होता है, इधर ओवरी से, और उधर ये कौन सी नलिका होती है सर, इस नलिका के बहुत ढेर सारे नाम है, बहुत ढेर सारे नाम। इसी को सर हम लोग ओविडक्ट बोलते हैं, इसी को हम लोग फैलोपियन, इसी को हम लोग फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं, ओविडक्ट के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग यूटेराइन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यूटेराइन ट्यूब। अब देखिए, हम सिंपली समझ गए कि ये ओवम यहाँ पर पहुँचा। हम एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि ये ओवम जो होता है ना, ये मोटाइल नहीं होता, ये नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल मतलब अचलन होता है, अचलनशील होता है। ठीक है, अचलनशील होता है, मतलब ये खुद से नहीं चल पाता है। अगर इसकी तरफ दूसरी तरफ देखेंगे, स्पर्म, किसको देखेंगे सर, स्पर्म को, तो स्पर्म के पीछे एक टेल लगी होती है। क्या लगी होती है, टेल, जिसको पूंछ बोलते हैं, और पूंछ के सहारे घूमता घूमता पहुंच जाता है ओवम तक। लेकिन जो ओवम होता है वो नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, नहीं चल पाता है। तो सर ये पहुंचा, फिम्बरी ने इसको ऐसे करके पकड़ लिया, कैच कर लिया, और फिम्बरी सर ये नली में डाल रही है। इस नली को क्या बोलते हैं, एफटी, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के भाग यहीं पे बता दूं मैं, इनफंडाबुलम, एम्पुला और स्थमस। ठीक है, ये किसके भाग हैं, एफटी के। ठीक है, ये क्या होता है, इनफंडाबुलम और एम्पुला और इस थमस। ठीक है, इनफंडाबुलम इस वाले भाग को बोलते हैं इनफंडाबुलम, बीच वाले भाग को बोलते हैं एम्पुला, और इसको बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, सर यहां पे एक चीज और देखने को मिलता है कि ये जो इस्थमस और एम्पुला के ये जो बीच का भाग होता है यहाँ के, इसको बोलते हैं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। ये वाला भाग हुआ सर इस्थमस का। ठीक है, ये वाला भाग हुआ आपका एम्पुला का। लेकिन ये जो इधर का भाग है वो शुरू हो गया इनफंडाबुलम का। ठीक है, समझना, इनफंडाबुलम, इधर भी सेम चीजें वैसे ही चलेंगी। ठीक है, लेकिन यहां पे एक ट्रैक होता है, ये पढ़ना जरूरी है। इस ट्रैक को बोलते हैं, ये देखो एक बीच का स्थान होता है, इसको बोलते हैं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। ठीक है, यानी कि नर और मादा, ओवम और स्पर्म इसी जगह पर मिलते हैं। जहां मतलब अगर होगा तो जो ओवम और स्पर्म का मिलन होगा वो इसी जगह पर होगा। तो अब आप ये समझेंगे कि भैया यहां से ये तो ओवरी निकली, ये यहां पर ओवरी कैसे पहुंच गई, ये समझने वाली बात है। मैंने बोला भैया इधर से मैंने 5 स्पर्म छोड़े,
तो भैया स्पर्मवा तो दौड़ के पहुंच जाएंगे, हमें पता है। क्यों? क्योंकि स्पर्म के पीछे ये टेल लगी होती है, इसके अंदर एनर्जी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भरा होता है। लेकिन ये जो ओवरी है जिसको अंडाशय बोलते हैं, ये यहां से यहां पर मूवमेंट कैसे कर गई बताइए। अभी आपने बताया कि ये अचलनशील होती है, अचलन होती है, चल नहीं पाती है, ठीक है। तो आखिरकार ये कैसे पहुंच गई, आप मुझे जरा इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो देखो क्या होता है, अगर मैं इस जगह को काट के बाहर निकालूंगा, इस जगह को काट करके मैं ये देखो ऐसे करके ये देखो ये निकालूंगा, तो यहां पर मेरे को छोटे छोटे सीलिया दिखेंगे। क्या दिखेंगे? सीलिया, जैसे बैक्टीरिया के ऊपर नहीं लगे होते हैं, और ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, और सॉफ्ट के साथ साथ ये मूवमेंट करते रहते हैं। ये देखो, सर इनको बोलते हैं सीलिया, सीलिया बोलते हैं सर, सीलिया। तो सीलिया क्या करते रहते हैं? सीलिया सर मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं पक्ष पक्षमाभिकीय पक्षमाभिकीय उपकला, ठीक है। पक्षमाभिकीय उपकला जो होती है, इस टिश्यू को बोलते हैं पक्षमाभिकीय उपकला। जो सर पक्षमाभिकीय उपकला के ऊपर होते हैं उन्हीं को बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं सर? सीलिया। अगर सीलिया में मूवमेंट होता रहता है, ऐसे ऐसे करके मूवमेंट होता रहता है, ठीक है, तो ओवम अगर यहां पे आया, सीलिया में मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ये सीधे ओवम कहां पर बढ़ेगा? ओवम आगे बढ़ेगा। ओवम चल नहीं पाता है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब ने उसके चलने की पूरी व्यवस्था कर देता है। ओवम को बोलता है भाई तू ओवरी से बाहर निकल, बस बाकी जिम्मेदारी मेरी। किसकी? मेरी, ठीक है। भाई तू घर से बाहर तो निकल, तेरे घर के बाहर गाड़ी लेकर के आने वाला मैं हूं, तुझे कोचिंग ले जाने की जिम्मेदारी मेरी, तो घर से बाहर तो निकल। तो इसी तरह ओवरी से बोलते भाई तू बाहर तो निकल, तुझे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल तक पूरा ही जो कंप्लीट है, या फिर मतलब कि मेल गैमीट से मिलाना होगा, हम करेंगे, बाहर तो निकल। तो ओवरी बाहर निकल आती है। जब ओवरी बाहर निकलती है तो सीलिया तैयार रहते हैं, ऐसे ऐसे भागते रहते हैं, तो वही मूवमेंट कर करके उसको ओवरी को धकेल धकेल कर आगे पहुंचा देते हैं सर, ठीक है। सबसे बड़ा पॉइंट है इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, इसमें ग्लोबेल्ट सेल पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें सर म्यूकस भी स्रावित होता है, म्यूकस स्रावित होता है इसमें, ग्लोबेल्ट ब्लेट सेल, ठीक है, याद रखना। कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे कि बताइए ग्लोबेल्ट सेल कहां पर पाई जाती हैं, ठीक है। ग्लोबेल्ट सेल कहां पर पाई जाती हैं? तो ग्लोबेल्ट सेल एक म्यूकस स्रावित करती हैं, ये सेल ये पाई जाती हैं सीलिया में, यानी कि फैलोपियन ट्यूब की जो सेल होती हैं वहां पर पाई जाती हैं। फैलोपियन ट्यूब जिससे बना होता है वहां पर ग्लोबुलेट सेल पाई जाती हैं। क्लियर है? बताइए, ये पॉइंट क्लियर है आपका? कोई दिक्कत है? बताइए सर। ये ऊपर वाला भाग जो होता है ऊंचा ऊंचा होता है, इसको हम लोग फंडस बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है। और सब क्या है, और सब क्या कहानी है सर, बताइए। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में बताया था मैंने कि ये जो होता है क्या आपका ओवम, ये ओवम कैसे ग्राफियन फॉलिकल से मेच्योर होकर के निकल जाता है, फिर ग्राफियन फॉलिकल आगे चक्र बना लेती हैं, ठीक है, और ये ओवम निकल करके कहाँ जाता है? सीधे। अगर इसको अब पूछोगे भैया कि अगर इसको स्पर्म, तो तुम हमेशा यही बोल रहे हो कि इसको यहाँ पर ये आया, इसको स्पर्म मिल गया, जाइगोट का निर्माण कर लिया। ये जो मिलन की क्रिया होती है इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और मिलन के बाद जो बनता है तो उसको बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। आपको बता दें कि ये जो ओवम होता है ये हैप्लॉइड होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। हैप्लॉइड बोले तो अगुणित होता है। और जो शुक्राणु होता है ये भी सर अगुणित होता है। लेकिन ये जो युग्मनज होता है, ये शुक्राणु और अंडाणु मिल करके क्या बना लेती हैं? ये डिप्लॉइड बना लेती हैं, ठीक है। तो ये क्या होती हैं सर? ये द्विगुणित होती हैं, ठीक है। यहाँ पे यानी अगुणित मतलब इनके पास 23 क्रोमोसोम है, ठीक है। 22 दून 24, 23 दून 46, हाँ 23 क्रोमोसोम,
मैं कंफ्यूज हो गया था भाई, है ना। 23 23 कितने हुए? 48, है ना, हुए ना 48। या बेटा तुम्हारी मैथ बहुत तेज है। अगर पूछेगा कोई मैथ में सबसे होशियार कौन है, तो मैं बोलूंगा ये सब लोग देखो बैठे हैं जो लोग बोल रहे हैं। हाँ, 23 23, तुम लोग 23 23 को 95 बना डालोगे। ठीक है, चलो। तो ये सारी चीजें थी किसमें? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। अब हमारा पार्ट बचता है क्या? ये बाहर वाला पार्ट। बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटाइला। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में लिखिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। बताइए, इसको मिटा दूं? इतना अच्छा इमेज बन गया, मिटाने का मन कर नहीं रहा। देख लीजिए इसको एक बार अपनी कॉपी में, नोट्स में अपने साथ, मतलब कि बनाते चलिए इसको। इसको जब आप बनाते चलेंगे ना, तो एक अलग फील आएगा सर, और वही फील आपको सर राजा बना देगा। क्या बना देगा? बोलो एक बार मेरे साथ, राजा बना देगा। चलो, मिटाने में तो वक्त लग रहा है सर। अरे राजा वाजा नहीं बनाएगा, कॉपी में लिखोगे तुम्हें चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। और फिर छाती को चौड़ी करके बोलना कि हम ये पढ़े हैं, हमें ये सब आता है, ठीक है। जैसे इसके पहले आप लोगों ने पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ा था। छाती चौड़ी करके बोलते हो अब कि अरे फ्लावर लावर सब सिंपल है, बायोलॉजी सिंपल है ना। है ना, बायोलॉजी सिंपल है। मैथ वाले को ललचवाते रहते हो, अरे यार तुम मैथ लेकर कहाँ फंस गए भाई, बायोलॉजी सिंपल है, बायो अमंत है ना यहाँ पे। अब पढ़ते हैं एक्सटर्नल जेनिटाइला। एक्सटर्नल जेनेटाइला की हम लोग अब बात करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल जेनेटाइला क्या होता है? बाह्य जननेंद्रियां जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल बोले तो बाह्य जेनेटाइला, जेनेटाइला मतलब जननेंद्रियां, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनेटाइला में पाया क्या क्या जाता है? सबसे पहले रिलैक्स होकर के हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग यदि बाहर की तरफ से चलेंगे, ठीक है, हम लोग बाहर की तरफ से चले, अंदर की तरफ से नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कि वेजाइना के थ्रू से हम लोग बाहर निकल रहे, नहीं, हम लोग बाहर की तरफ से चल रहे हैं। बाहर की तरफ, ठीक है, जहां पर वेजाइना पाई जाती है उसके ऊपर हम लोग देखें कुछ उठा उठा भाग होता है, उभार होता है, ठीक है। उस उभार पर क्या होते हैं? हेयर होते हैं, यानी कि बाल होते हैं, ठीक है। उन बालों को क्या बोलते हैं? तो सर उन बालों को बोलते हैं प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर, सिंपल, ठीक है। उन हेयर को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर के जस्ट नीचे का जो भाग होता है, ठीक है, यहां पे हेयर पाया गया, क्या बोले सर? प्यूबिक हेयर। इसका इमेज देखिए, आपको यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है, इमेज। तो सबसे पहले पाया गया प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर के बाद सर दूसरा पाया गया मोन्स प्यूबिक, ठीक है। स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो, ठीक है। क्या पाया गया? मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस क्या होता है कि जो यहाँ पे बिल्कुल जस्ट भाग होता है ना, जहां से दोनों चीजें मुड़ी होती, उसको बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस के बाद आगे आता है क्लाइटोरल हुड, ठीक है, क्लाइटोरल हुड, ठीक है। क्लाइटोरल हुड के बाद आता है क्लाइटोरिस। क्या आता है सर? वो आता है क्लाइटोरिस। बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं, चीजों को समझते चलो, सारे फंडे आपके क्लियर होते चलेंगे। क्लाइटोरिस आपको दिख रहा है इमेज में, आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं, अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे आओगे तो पाया जाएगा लेबिया मैजोरा, मैजोरा, ठीक है। लेबिया मैजोरा के जस्ट थोड़ा सा और नीचे आओगे तो सर पाया जाएगा लेबिया माइनोरा, ठीक है। इनको हिंदी में भी यही नहीं बोलते हैं, हिंदी में अलग बोलते हैं, ठीक है। हिंदी के नाम इनके अलग होते हैं। जैसे मोन्स प्यूबिस को बोलते हैं, ठीक है, प्यूबिक नहीं है सर, प्यूबिस है ना। मोन्स प्यूबिस, मोन्स प्यूबिस को बोलते हैं जघन उत्थान, है ना। क्या बोलते हैं सर? जघन उत्थान।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका वो हो जाएगा, ठीक है, शुद्ध हिंदी हो जाएगी। और लेविया माइनोरा के बाद आता है वेस्टिब्यूल, ठीक है, क्या आता है, वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल के बाद आता है सर हाइमेन, ठीक है, क्या आता है सर, हाइमेन। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख करके सारे नाम आपके क्लियर हो गए होंगे। हिंदी से नाम लिखना चाहो तो लेबिया माइजोरा को बोलते हैं दीर्घ ओष्ठ और लघु ओष्ठ, ठीक है, इसको बोलते हैं दीर्घ ओष्ठ और सर इसको बोलते हैं लघु ओष्ठ, ठीक है, क्या बोलते हैं सर, दीर्घ ओष्ठ और लघु ओष्ठ। और वेस्टिब्यूल को बोलते हैं प्रकोष्ठ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रकोष्ठ हिंदी में। और हाइमेन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाइमेन को हाइमेन ही बोलते हैं, ठीक है। क्लाइटोरिस को क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस को बोलते हैं भग शिश्न, क्लाइटोरिस ये है आपका, क्लाइटोरिस को बोलते हैं भग शिश्न, ठीक है, क्लियर है आपका यहां तक। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि सर ये जो यहां पे वेजाइना होती है, ठीक है, वेजाइना, जिससे ओवम यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बाहर निकलता है और यूरिन बाहर निकलता है, वेजाइना के थ्रू निकलता है। तो वेजाइना के थ्रू इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, बताइए होते हैं ना, बताइए होते हैं। तो वेजाइना के अंदर मैं बोलूं कि आपको बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो क्या आप मानेंगे, आपको मानना पड़ेगा सर, वेजाइना के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं और उन बैक्टीरिया को बोलते हैं लैक्टोबैसिलाई, लैक्टोबैसिलस, जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलाई, ठीक है। लैक्टोबैसिलाई करता क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक्टोबैसिलाई क्या करता है सर, कहां लिखा है लैक्टोबैसिलाई, ये ग्लाइकोजन के अपघटन से कार्बनिक अम्ल बनाते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजन के अपघटन से, जो ग्लाइकोजन होता है इसका अपघटन होता है, ग्लाइकोजन के अपघटन से कार्बनिक अम्ल बनाते हैं, कौन, यही लैक्टोबैसिलाई, ठीक है। ग्लाइकोजन के अपघटन से क्या बनाते हैं, कार्बनिक अम्ल बनाते हैं, जो श्लेष्म को अम्लीय बना देता है। जो श्लेष्म होता है, म्यूकस होता है, जो म्यूकस को, जो योनि में, ठीक है, वेजाइना के अंदर जो म्यूकस स्रावित होता है, ठीक है, उसको ये क्या करते हैं, जो म्यूकस को अम्लीय बना देते हैं, ठीक है, अम्लीय बना देते हैं। और जब क्या होगा, इसके आगे देखिए क्या लिखा है, बिल्कुल बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि इसको अम्लीय बना देते हैं, योनि की इस अम्लीयता से रोगाणुओं के आक्रमण का खतरा कम हो जाता है, ठीक है। जब ये एसिडिक हो गया तो रोगाणुओं का खतरा तो कम हो गया, है ना, क्या हो गया सर, रोगाणुओं का जो खतरा था, वो जो खतरा डगमगा रहा था, मतलब मड़रा रहा था, वो कम हो गया। लेकिन एसिडिटी के साथ शुक्राणुओं के साथ तो दिक्कत आ गई ना, शुक्राणु को अगर तुम एसिड दे दोगे तो भाई स्पर्म तो तुम्हारा वेजाइना में ही मर जाएगा। कहाँ मर जाएगा, स्पर्म तो वेजाइना में ही काम करना बंद कर देगा, है ना, जो दौड़ने वोड़ने के लिए जा रहा था दौड़ ही नहीं पाएगा, स्पर्म कहाँ रुक जाएगा, बोलेगा भाई बस यही रास्ता थी, वेजाइना के पास अब रुका हुआ हूं मैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे एसिड मिल गया, खराब हो जाएगा। इसके लिए क्या लिखा है देखिए, लेकिन परंतु यह शुक्राणुओं के लिए भी हानिकारक होती है। वीर्य का क्षारीय अंश यानी कि जो सीमेन होता है, ठीक है, सीमेन में कुछ बेस भी पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि सीमेन के अंदर क्षारीय अंश भी पाया जाता है। जो सीमेन होता है वो एसिडिक नहीं होता है, तो सीमेन के क्षारीय अंश मैथुन के समय इस अम्लीयता को खत्म कर देते हैं। यहाँ पर जो क्षारीय पाया जाता है किसके अंदर, सीमेन के अंदर, वो इस अम्लीयता को खत्म करके क्या बना देता है, साल्ट प्लस वाटर। ये कौन सी क्रिया होती है सर, इस क्रिया को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण क्रिया, ठीक है, उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है उसके
द्वारा क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो शुक्राणुओं का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है, बिल्कुल क्या हो जाता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है और ये आराम से निकल जाते हैं, टहलते रहते हैं। ठीक है, अब क्या बात आती है, वेजाइना के बाद सर बात आती है हाइमेन की। हाइमन, हाइमन क्या होता है, वेजाइना के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है भाई। ठीक है, क्या होती है, पतली सी झिल्ली होती है। जो हाइमेन होता है वो एक पतली सी झिल्ली होती है जो योनि द्वार पर लगी होती है। योनि द्वार पर क्या होती है, एक पतली सी झिल्ली लगी होती है, हिंदी में इसको बोलते हैं योनि छद। ठीक है, योनि छद, पतली झिल्ली होती है भाई। और क्या इसके बारे में लिखा, इसके बारे में एनसीईआरटी ने लिख रखा है, इसलिए मैं इसे पढ़ाना उचित समझता हूं, बताना उचित समझता हूं। ठीक है, एनसीईआरटी ने हाइमेन के बारे में क्या लिखा है सर, कि योनिच्छिद को संकुचित कर देता है। हाइमेन, 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 अरे चलो, इसमें ये रेफरेंस बुक है, इसमें पता नहीं बहुत कुछ लिखा हुआ है। देखो तो हाइमेन के बारे में सिंपल क्या है भाई, कि यहाँ पर एक पतली सी भित्ति होती है, ये योनिद्वार हुआ जैसे, तो यहाँ पे एक पतली सी झिल्ली होती, कवर होती है, वो चढ़ी होती है। ठीक है, जब वो कवर चढ़ी होती है तो ये जब कवर फटती है, क्या होती है, जब ये कवर फटती है तो यहाँ से ब्लड निकलता है। क्या निकलता है सर, ब्लड, रक्त निकलता है, हाइमेन। ठीक है, कवर फटने के, इस झिल्ली के फटने के कई चांसेस होते हैं। ठीक है, कई चांसेस होते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये झिल्ली फटती भी नहीं है ना। कभी कभी तो झिल्ली फट जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ये झिल्ली फटती नहीं है, झिल्ली फटती विच नहीं। तो फटती कब कब है ये देख लेते हैं। हम देखते हैं कि इसमें ये सारी चीजें, इनका विकास कब हो रहा है, तो यह तब हो रहा है जब वो प्यूबर्टी की अवस्था में है। प्यूबर्टी यानी कि यौनवारंभ की अवस्था में है, तब इनका सारी चीजों का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो क्या होता है, यहाँ पे हाइमेन बना। अब हाइमेन, प्यूबर्टी की एज में लड़कियां साइकिल चलाई, क्या चलाई, साइकिल चलाई, या फिर घोड़े में बैठी। घोड़े में बैठने के लिए क्या होता है, पैर को फैलाना पड़ता है। ठीक है, या फिर वो दौड़ लगा रही हैं। ठीक है, या फिर वो सीढ़ी चढ़ रही हैं। ठीक है, ऐसी कुछ एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व होती हैं, तो उनके द्वारा भी ये हाइमेन फट सकता है। ये झिल्ली जो होती है वो फट सकती है, वो फटेगी, थोड़ा सा ब्लड निकलेगा, खत्म। ठीक है, ऐसे होगा। और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी फटता है। ठीक है, अगर उसके अंदर हाइमेन की परत अभी चढ़ी हुई है तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान निकलेगा, फट जाएगा। ठीक है, और ये फर्स्ट बार ही होगा, पहली बार ही होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या देखने को मिलता है कि हमने बताया कि भैया ये फट जाता है, और कभी कभी फटता भी नहीं है। कभी कभी भाई कितना मेहनत कर लें, कितना भी कुछ कर लें, जिम जा लें, कुछ भी कर लें, हाइमेन फटता ही नहीं, सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो गया। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, हाइमेन उसी तरह बना हुआ है। तो यहां पे एक मिथ आता है कि हाइमेन के जरिए वर्जिनिटी को देखा जाता है। ठीक है, एनसी बुक में आपके बिल्कुल लिखा हुआ है साफ से, ठीक है, कि हाइमेन के जरिए देखा जाता है कि ये जो फीमेल है ये वर्जिन है कि नहीं है। ठीक है, देखो मैं बुक में पढ़ करके सुना देता हूं आपको क्या लिखा है। वर्जिनिटी को देखा जाता है तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कौन कहता है, एनसीईआरटी कहता है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 50 में आ जाओ। योनि छद प्रायः पहले मैथुन के दौरान फट जाता है। पहली बार जो मैथुन की क्रिया होती है तो फट जाता है। हालांकि यह आवरण कभी कभी तेज धक्के, अचानक गिरने से भी फट सकता है। इसके अलावा योनि टैम्पान के घुसेड़ने, ठीक है, योनि टैम्पान के घुसेड़ने या फिर घोड़े पर चढ़ने या फिर साइकिल चलाने आदि खेल कूद की सक्रिय भागीदारी में भी हाइमेन फट सकता है। कुछ औरतों में योनिच्छद संभोग के बाद भी बना रहता है। ठीक है, मैथुन की क्रिया कई बार होती लेकिन फिर भी ये हाइमेन बना रहता है। इसलिए योनिच्छद से होने अथवा ना होने की बात को
किसी स्त्रीय की कौमार्य यानी कि वर्जिनिटी या यौन अनुभवों का वास्तविक सूचक नहीं माना जाता है। इसका वास्तविक सूचक क्या होता है सर? नहीं माना जाता है। ठीक है, कि उसके हाइमेन के जरिए आप बताओ कि ये वर्जिन है या फिर नहीं है, नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसके कई कारण होते हैं। तो बस हो गया, सिंपल ही ये था इसका। इसके बाद क्या आता है? एनसीईआरटी का अगला पॉइंट है मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड बोले तो हाँ हाँ हाँ, अभी एक और आती है। मैंने आपको बताया कि एक सर पाया जाता है बार्थोलिन, बार्थोलिन ग्लैंड पाई जाती है। मैंने बताया था आपको बार्थोलिन, ये कहो याद ही आ गया, नहीं तो भूल जाता। मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में बताया ना। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करती हैं? तो कुछ वो सिक्रीशन निकालती हैं जिससे क्या होता है? लुब्रिकेशन होता है। लुब्रिकेशन बोले तो मतलब स्नेहन की क्रिया पैदा होती है, स्नेहन होता है। स्नेहन मतलब चिपचिपा पदार्थ, मतलब उसको चिपचिपा बनाते हैं, स्नेहन होता है, लुब्रिकेट होता है वो। तो इसी तरह बार्थोलिन ग्लैंड भी लुब्रिकेट के रूप में काम करती है। ठीक है, लुब्रिकेशन के रूप में ये काम करती है। यहां से जो स्राव होता है वो लुब्रिकेशन यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, मैथुन क्रिया के दौरान लुब्रिकेट करते हैं उस चीज को। ठीक है, किसको? सेक्स ऑर्गन को लुब्रिकेट करते हैं। कौन? बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड को वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं, ये याद रखना। ठीक है, वेस्टिबुलर ग्लैंड ये भी बोलते हैं। अब तुम्हें छापना हो तो इसमें छाप लेना, लिख लेना, जो चीजें मैं बताया हूं इंपॉर्टेंट है उसको डॉट बना के लिख लेना। और क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में यहां से नीट लेवल से भी क्वेश्चन, नीट से ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और नीट से बनने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हाईमेन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है सर, और कभी कभी तो ये पूरा स्ट्रक्चर भरने के लिए आ जाते हैं, स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, बोलते हैं इसको सही सही भरो, जो टिक लगा हुआ है, ए नंबर जो तीर गया है उसको क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लाइटोरिस, क्या बोलते हैं बताओ? ऐसे करके आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेमोरी ग्लैंड। इसको मिटा दूं मैं? मिटाऊं? चलिए मिटाता हूं। इतना मिटा देता हूं, उधर का लिखा रहने दो। मेमोरी ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथियां। बताओ, सीरियस होकर के पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? यहाँ पे बताओ, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, दिल से बुरा लग जाता है। इतना मेहनत करता हूँ, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता हूँ। पहला दूसरा चैप्टर इतना चिल्लाया कि मैं बीमार हो गया था। पहले चैप्टर के ख़त्म होने से पहले एक दिन मैं बीमार हो गया था, लेकिन बीमारी हालत में मैंने उस चैप्टर को ख़त्म किया था, जीवों में जनन। ठीक है, आज बता रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्या देखते हैं अब? मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड बोले तो स्तन ग्रंथियां। ठीक है, सर हम लोग देखते हैं स्तन ग्रंथियां। ठीक है, स्तन ग्रंथियां में हम सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि क्या बनता है। सबसे पहले देखो, मेमोरी ग्लैंड। ये देखो, ठीक है, अभी देखना इसको क्या बोलते हैं, अभी समझ में आएगा। ये सर लोब टाइप में दिख रहे हैं कि नहीं बताइए? लोब दिख रहे हैं? ठीक है, लोब दिख रहे हैं, हम इनको बोलते हैं सर ये हैं मेमोरी लोब। समझना एक एक पॉइंट। सर हमने क्या देखा? हमने देखा मेमोरी लोब। मेमोरी लोब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग लैक्टिफेरस ग्लैंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेमोरी लोब को क्या बोलते हैं? लैक्टिफेरस ग्लैंड, यानी कि दुग्ध श्रावण ग्रंथि।
ठीक है, जहां से दुग्ध स्रावित होता है। एक को बोलते हैं लैक्टिफेरस ग्लैंड, और कई लैक्टिफेरस ग्लैंड आपस में मिल जाती हैं, बोलते हैं सर मेमरी लोब। ठीक है, मेमरी लोब क्या करता है आगे जा करके, ठीक है, क्या करता है मेमरी लोब आगे निकलता है। ये देखो, जब ये आगे नहीं करता है तो क्या बनाता है, तो सर ये मेमरी डक्ट बनाता है। क्या बनाता है, मेमरी डक्ट बनाता है। समझो, सिंपल बिल्कुल, मेमरी डक्ट। फिर ये मेमरी डक्ट क्या होते हैं, एक बड़ी बड़ी नलिका हो जाती है, वही है ना, क्योंकि जो क्या बन के आ रहा है भाई, जो मिल्क बन के आ रहा है, जो दूध बन के आ रहा है, वो किससे आ रहा है, मेमरी ग्लैंड से, मानव माता के। ठीक है, ये क्या है, मेमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि है ये। ठीक है, इसके अंदर यदि पूछ लिया जाए कि कितने मेमरी लोब्स पाए जाते हैं, तो इन मेमरी लोब्स की संख्या लगभग 50 से 20 होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मेमरी लोब होते हैं, कितने मेमरी लोब पाए जाते हैं, तो सामान्य भाषा में जो स्तनपालियां होती हैं, ठीक है, एक स्तनपाली, ये देखिए जैसे ये है एक स्तनपाली, है ना, ये मेमरी लोब होती है। तो मेमरी लोब में एक स्तनपाली में लगभग 15 से 20 स्तन ग्रंथि पाए जाते हैं। ठीक है, 20 स्तन ग्रंथि पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये मैं गलत बोल रहा हूं, मुझे पता चल गया भाई। देखो, ये मेरी गलती है, गलती मतलब कि मैं स्वीकार कर रहा हूं मैं इसे गलत बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि प्रत्येक स्तन में 15 से 20 मेमरी लोब पाए जाते हैं। ठीक है, लिख ही देता हूं, प्रत्येक स्तन में, मिटा दो इसको, प्रत्येक स्तन में 15 से 20 मेमरी लोब पाए जाते हैं। लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ठीक है ना, कंफ्यूज हो गया था मैं इसको लेकर के। तो प्रत्येक मेमरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है, 15 से 20 मेमरी लोब पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक ग्रंथिल ऊतक तथा इसमें विभिन्न मात्रा में वसा पाया जाता है। ठीक है, ये बहुकोशिकीय होता है, ये युग्मक संरचना होती है, इसमें युग्मक बनते हैं। ठीक है, इसमें लिख लो मेमरी ग्लैंड युग्मक संरचना होती है। मेमरी ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथि ग्रंथिल ऊतक से बना होता है तथा विभिन्न मात्रा में इसमें वसा होते हैं। प्रत्येक स्तन में 15 से 20 स्तनपालियां होती हैं, जिसको हम लोग मेमरी लोब के नाम से जानते हैं। जो मेमरी डक्ट आगे आती है, ये वाली डक्ट देखो सर, इस डक्ट को हम लोग बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला, ठीक है, तो डक्ट सबसे पहले लैक्टिफेरस ग्लैंड में बना, फिर वो लोब के अंदर गया, लोब से मेमरी डक्ट के द्वारा होते हुए कहां पहुंचा, वो पहुंचा मेमरी ग्लैंड पर, वो सॉरी एम्पुला पर। एम्पुला के बाद फिर हमको एक मिलता है, एक डक्ट मिलती है, जिस डक्ट को बोलते हैं लैक्टोफेरस, लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट। इस डक्ट को क्या बोला, लैक्टिफेरस डक्ट। और फिर यही लैक्टिफेरस डक्ट जा करके आगे मिल जाती है। ठीक है, ये लैक्टिफेरस डक्ट क्या करती है, आगे जाकर के मिल जाती है, और जो आगे जाकर के जहां पर ये खुलती है उसको बोलते हैं निप्पल। क्या बोलते हैं सर, निप्पल। लेकिन यहां पे एक चीज और देखने को मिलता है, जहां से इसकी शुरुआत होती है कुछ दूरी तक ये क्या होता है, थोड़ा सा उभारदार होता है, इसमें छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये देखो, इस संरचना को क्या बोलते हैं, ये ज्यादा दूर तक नहीं होता है, बस यहीं पे खत्म हो जाता है ये। ठीक है, ये देखो यहीं पे खत्म हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, तो सर इसको बोलते हैं एरियोला। एरियोला, कौन सा ओला सर, एरियोला। बस हो गया, खत्म। स्तन ग्रंथियां खत्म तुम्हारी, मेमरी ग्लैंड खत्म। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि इसमें भैया लिखवा दो, ठीक है, तो रुको लिखवाता हूं तुमको मैं, है ना। उस स्तन ग्रंथियां की संरचना इसमें लिखो, लिखना चाहो तो लिख लो कि पुरुषों या स्त्रियों में वृक्ष भाग के सामने, वृक्ष बोलते हैं, ठीक है, वक्ष, वक्ष भाग के सामने दो उभरे रंग युक्त चूचुक होते हैं। क्या होते हैं, रंग युक्त चूचुक होते हैं।
प्रत्येक चूचुक के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्र भी रंग युक्त होता है जिसे जिसे स्तन परिवेश यानी कि एरियोला बोलते हैं। स्तन परिवेश, ठीक है, यानी कि एरियोला बोलते हैं। ठीक है, जो मेमरी ग्लैंड इसके अंदर होती हैं, इनके फीमेल के अंदर मेमरी ग्लैंड होती हैं लेकिन मेल के अंदर मेमरी ग्लैंड नहीं होती हैं। ठीक है, मतलब कि स्तन ग्रंथियां तो होती हैं, स्तन तो पाए जाते हैं लेकिन स्तन ग्रंथियां उसके अंदर नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ोगे, स्त्रियों के चूचकों के बारे, हाँ अरे यार इसमें बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको स्तन, इंग्लिश में इसको एक वर्ड से और बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेस्ट। ठीक है, ब्रेस्ट नाम से भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है यार, ये बहुत बड़ा है। इसमें मेमरी डक्ट बनाती हैं एल्वोलाई। एनसीईआरटी में जो लिखा है देखो, उसको लिखना चाहो तो, बाकी एनसीईआरटी आप लोगों के पास होगी, आप पढ़ भी सकते हैं। इसमें कोई बहुत है ना वो नहीं है, बहुत कठिन टॉपिक नहीं है ये इसमें बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है कि कार्यशील स्तन ग्रंथि प्रत्येक मादा स्तनधारी में अभिलक्षण होता है। भाई इसमें चुपचाप लिख लेना। दुग्धवाहिनी पाई जाती है जिससे दूध स्तन से बाहर निकलता है। ठीक है, बस हो गया, खत्म करो यार आज का टॉपिक। सुबह के बज रहे हैं 4। ठीक है सर, अब मेरे को नींद भी आ रही सच में। आज बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा वो हो गया शेड्यूल, सोचो इतना बिगड़ चुका है। मैं 4-5 रात हो गई हैं मेरे को पर्सनली, मैं अपनी बात बताऊं, ये आंखें आप लोगों को शायद बता रही हूँ, 4-5 रात हो गई हैं मैं सही से सोया नहीं हूँ। ठीक है, पिछली क्लास जब हुई थी, हाँ पिछली क्लास में मेरे को याद है मैं 3-4 घंटे बस सोया हूँ, उसके बाद से मैं सोया नहीं हूँ। सोचो रात में आंखें दर्द करने लगती हैं, रात होती है सुबह हो जाता है, देखते देखते सामने दिखता रहता हूँ बाहर की तरफ, देखते देखते सुबह हो जाता है, मॉर्निंग हो जाती है, पता ही नहीं चलता। टाइम ऐसे बदल जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता भाई, है ना। तो चलिए ठीक है, ये तो खैर मैं अपने लिए कर रहा हूँ और किसी के लिए तो कर नहीं रहा हूँ। बताओ, अपने लिए कर रहा हूँ ना? नहीं, किसके लिए कर रहा हूँ? आपके लिए कर रहा हूँ। ये जो इतना मेहनत, इतना स्ट्रगल मैं किस लिए कर रहा हूँ? सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आई है। आप लोग हमेशा से कमेंट करते आए हो, और यहाँ तक कि व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर जाकर के भी बहुत कमेंट आते, भैया पढ़ाओ इस चैप्टर को, उस चैप्टर को। इतना आप लोगों की डिमांड है ना कि मैं उसकी सप्लाई को पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उतने टॉपिक नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, जितना मैं कवर कर पा रहा हूँ भाई उतने में आप लोग भी संतुष्ट रहिए। जो चीज़ें ना समझ में आए उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जीवन में हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।